नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। समाज में विसंगतियां बहुत होती हैं और समाज का उत्तरदायित्व होता है कि उन विसंगतियों को समाप्त करें। समाज में विसंगतियों की वैसे देखें तो एक बड़ी लंबी श्रृंखला है। इन्हीं विसंगतियों में एक बड़ी विसंगति है भीख मांगना और भिक्षा देना। सामान्य तौर पर देखा जाए तो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सार्वजनिक स्थानों पर, मंदिर मस्जिद के बाहर, प्रमुख चौराहों पर, बाजारों में, इन सहित कई स्थानों पर आपको भिखारी दिख जाएंगे। भिखारियों के प्रति एक संवेदना होती है लोगों के अंदर, एक इंसानियत होती है कि जो अपंग हैं, अपाहिज हैं, नेत्रहीन हैं, यानी अंधता का शिकार हैं, अगर वह भिक्षा मांग रहे हैं तो संवेदना कहती है, इंसानियत कहती है कि उनकी झोली में, उनके कटोरे में कुछ न कुछ डाल दिया जाए ताकि वह अपना भरण पोषण कर सके, जीवन निर्वाह कर सके। यह एक इंसानियत होती है, एक मानवता होती है, एक संवेदना होती है। लेकिन इसी के साथ देखना यह आवश्यक होगा कि वह जरूरतमंद है या नहीं है। गली से लेकर चौराहों तक, प्रमुख बाजारों, मुख्य मार्गों तक सभी जगह आपको भिखारी दिख जाते हैं। आपको अक्सर दिखता होगा कि किसी के हाथ टूटे हैं, किसी के पैर टूटे हैं, किसी को दोनों आंखों से नहीं दिखता है, यानी वह पूरी तरह से अपंगता का शिकार है। जरूरतमंद है, उनकी मदद जरूर की जाए, लेकिन इसके पीछे अवश्य देखा जाए कि यह जरूरतमंद है या उनको कोई माध्यम बना रहा है। जी हां, जिस तरह से अभी कानपुर में सामने आया, मूल रूप से बिहार सिवान बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। सिवान के रहने वाले दो भाई कानपुर के नौबस्ता इलाके में मछरिया क्षेत्र में नाला किनारे झोपड़ी डालकर रहते थे। रमेश मांझी और सुरेश मांझी, यह दो भाई थे जो यहां रहते थे। इनमें से दोनों भाई मजदूरी करते थे, दोनों भाई, और अपना जीवन निर्वाह यानी बेरोजगारी के कारण वह रोजगार की तलाश में कानपुर आए और मेहनत मजदूरी करके दो रोटी कमाने का उनका यह प्रयास था, उनकी कोशिश थी। मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी कमाना कोई बुरी बात नहीं है, परिश्रम करके पैसा कमाना चाहिए। लेकिन जो मौके का फायदा उठाते हैं, जो गलत रास्ते पर चलकर पैसा कमाना चाहते हैं, वह गलत। बिहार सिवान के रहने वाले इन दो भाइयों में से एक भाई एक गैंग का शिकार हो गया। सुरेश मांझी को एक गैंग ने अगवा कर लिया, और उसे अगवा यूं ही ऐसे ही नहीं कर लिया, उसे नौकरी का लालच दिया गया, उसे रोजगार का लालच दिया गया कि आइए आपको नौकरी दिलाते हैं, आपको रोजगार दिलाते हैं। इस तरह की खबरें कानपुर में लगातार चर्चा में है, अखबारों की सुर्खियों में है, खबरें, समाचार हैं। सुरेश मांझी को विजय नामक युवक किदवई नगर मंडी से उसे बहाने से ले गया कि हम उसे नौकरी दिलाएंगे, उसे रोजगार दिलाएंगे।
सुरेश मांझी को ले जाकर अज्ञात स्थान पर उसके हाथ पैर तोड़े गए और उसे बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उसकी आंखों में, यानी सुरेश मांझी की आंखों में रसायन डाला गया, केमिकल डाला गया, जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली जाए और वह अंधा हो जाए। यह एक वीरभद्र कृत्य था। सुरेश मांझी की दोनों आंखें चली गईं, हाथ पैर तोड़ दिए गए। अब वह असहाय स्थिति में हो गया। गैंग ने, जो विजय नामक युवक था, जो गैंग का सदस्य है या सरगना है, यह तो बाद में पता चलेगा, उसने सुरेश मांझी के हाथ पैर तोड़े, आंख तोड़ी और इसके बाद उसके दांत तोड़ दिए चापड़ से। इतना ही नहीं, उसे जहरीले और नशीले इंजेक्शन दिए जाते रहे, जिससे वह, यानी सुरेश मांझी, होश में ना आए। यह एक भयावह स्थिति है और यह भयावह स्थिति पूरे सीन को बताती है कि उससे उसके साथ क्रूरता कितनी हद तक की गई। इसके बाद विजय ने उसे दिल्ली के राज नामक व्यक्ति को बेच दिया। जैसा कि खबरों में सामने आया कि उसे 70,000 रुपए में राजनगर के हाथों बेचा गया और राजनगर उससे दिल्ली में भीख मंगवाने लगा। यह एक बड़ा गैंग है जो इस तरह का काम करता है। राजनगर ने सुरेश मांझी से चौराहों पर उसे बैठाकर भीख मंगवाई। जैसा कि कानपुर आने के बाद सुरेश मांझी ने बयान दिया पुलिस के सामने कि उसे एक कोठरी में बंद करके रखा जाता था रात में, ताकि वह किसी के संपर्क में ना आए। एक तरह से उसे कोठरी में टेक दिया जाता था, क्योंकि वह न चलने फिरने लायक था। मतलब जीवन उसका दुष्कर हो गया था और उसे खाने के लिए केवल एक रोटी दी जाती थी, जिससे वह केवल जिंदा रहे और गैंग के मंसूबों को पूरा करता रहे और भीख मांगकर गैंग के सरगना, गैंग के सदस्यों की झोली भरती रहे। यह अचानक नहीं हुआ होगा, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति, बड़ी सोची समझी, मतलब एक पूरा षड्यंत्र रहा है इस तरह का। और सुरेश मांझी तो केवल मात्र अभी एक मामला सामने आया है। सुरेश मांझी जैसे कितने सुरेश मांझी हैं जो कानपुर से गायब हो गए और वह दिल्ली, बंबई, कोलकाता या जहां भी बड़े शहरों में कहीं न कहीं वह भीख मांग रहे होंगे। सवाल यह उठता है कि सुरेश मांझी के भाई रमेश मांझी ने क्या पुलिस के सामने अपनी आपबीती नहीं रखी होगी कि उसका भाई सुरेश मांझी लापता है, गायब है और उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से रमेश मांझी ने पुलिस के सामने अपनी बात रखी होगी, अपनी पीड़ा रखी होगी, क्योंकि जिसके परिवार का एक सदस्य और भाई गायब हो जाए तो निश्चित रूप से पुलिस की चौखट पर बार बार दौड़ेगा, नाक रगड़ेगा कि साहब हमारे भाई को खोज लाइए, हमारा भाई गायब है। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस की संवेदन शून्यता इसमें दिखती है कि शिकायत होने के बावजूद, निश्चित रूप से रमेश मांझी ने शिकायत की हो। अब यह तो जांच पड़ताल का विषय है कि पुलिस ने उसकी शिकायत को, उसके प्रत्यावेदन को, उसके आग्रह को, अनुरोध को क्यों नजरअंदाज किया। यह एक बड़ी बात है, क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं ही बड़ा आयाम ले लेती है। जिस तरह से
सुरेश मांझी को दिल्ली में रखा गया और जब वह बीमार रहने लगा तो उसे करीब एक सप्ताह पहले 30 अक्टूबर को गैंग दिल्ली से कार में कानपुर लाकर उसे किदवई नगर मंडी के पास फेंक गया। यह बेहद शर्मनाक है देश के लिए, समाज के लिए, और इसे यूं कहें कि यह देश और समाज के माथे पर एक बड़ा कलंक है तो शायद कोई अतिशयोक्ति न हो, क्योंकि यह सीधे सीधे कहीं न कहीं कानून व्यवस्था का मामला है कि कोई व्यक्ति शहर से अगवा हो जाता है और उसकी भनक शासन प्रशासन को नहीं लगती है। हर जिम्मेदारी केवल नागरिक की नहीं है, कानून व्यवस्था की भी कोई जिम्मेदारी है। यदि कानून व्यवस्था है तो कानून व्यवस्था ने अपना काम क्यों नहीं किया, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि अगर सुरेश मांझी गायब हुआ तो यह भी पुलिस को पता होना चाहिए कि उसके इलाके से सुरेश मांझी जैसे कितने लोग अब तक गायब हो चुके हैं। यह एक बड़ा सवाल है पुलिस की कार्य संस्कृति पर। अब आइए इसके आगे चलते हैं, दूसरे पहलू पर बात करते हैं कि गैंग को इस तरह से शिकार बनाने में बड़ी आसानी होती है और बड़ा सहजता से वह किसी भी बेरोजगार को शिकार बना लेते हैं। सुरेश मांझी को जिस तरह से कानपुर से अगवा करके ले गए और दिल्ली में भीख मंगवाई, वापस इसे छोड़ गए, कहीं न कहीं निश्चित रूप से सुरेश मांझी अब उनके लिए उपयोग में नहीं रह गया था, तभी उसको कानपुर फेंक गए। सुरेश मांझी की तरह ही कितने ही सुरेश मांझी हैं जो देश भर में बड़े शहरों में कहीं न कहीं गैंगों का शिकार होकर भीख मांग रहे हैं। अब समाज के दूसरे पहलू पर आते हैं कि समाज में संवेदना है, इंसानियत है, किसी की मदद करना चाहते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन इसके पहले देखें कि जिसे भीख दे रहे हैं वाकई वह जरूरतमंद है या नहीं है। भीख में अगर आप उसको भरपेट भोजन कराएंगे, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे कपड़े दान में दे देंगे, उसे भीख में कपड़े दे देंगे, या वह बीमार है तो उसका उपचार करा देंगे, उसका इलाज करा देंगे, या तो संवेदना शायद उसके लिए उचित होगी। लेकिन यदि आप उसे पैसे देते हैं, उसके कटोरे में कुछ भीख डाल देते हैं, उसकी सहायता कर देते हैं आर्थिक रूप से, तो यह कहीं न कहीं उसके तो काम नहीं आता है, लेकिन इससे गैंग फलता होता है। इस दिशा में समाज को सोचना चाहिए कि चौराहों पर, गली चौराहों पर, सड़कों पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मंदिर मस्जिद के बाहर जो भिखारी बैठे हैं वह कितने जरूरतमंद हैं। यह एक बार चिंतन विचार अवश्य करना चाहिए। कहीं जो वहां बैठे हैं वह भी गैंग का शिकार तो नहीं होकर यहां आए हैं, क्योंकि गैंग जिस तरह से अपने इन विकलांगों पर जिनसे भीख मंगवाता है उन पर गैंग कड़ी नजर रखता है कि वह किसी के संपर्क में ना आएगा, कोई उनकी सहायता न कर पाए। अब ऐसा नहीं है कि पुलिस रास्तों से नहीं गुजरती है, पुलिस मुख्य मार्गों से नहीं गुजरती है, पुलिस चौराहों से नहीं गुजरती है, या पुलिस का दखल रेलवे स्टेशन के बाहर, बस स्टेशन के बाहर नहीं रहता। भिखारी तो उसे कहीं न कहीं दिखते ही है और बड़ी तादाद में दिखते हैं। मंदिर मस्जिद के सामने भिखारी होंगे तो वह इस बात को जान समझ सकती है कि उसके साथ, यानी भिखारी जो जन्मजात हैं, ये जन्मजात अंधता का शिकार हैं, विकलांग हैं, या वह विकलांग और अंधे बनाए गए हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनका उत्पीड़न हुआ है, उनको टॉर्चर किया गया है, उनके हाथ पैर तोड़े गए हैं, जैसा कि सुरेश मांझी के साथ हुआ। इस बात को समझना चाहिए और देखना चाहिए, समाज की भी जिम्मेदारी है और समाज से बढ़कर कानून व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी है,
क्योंकि अगर कानून व्यवस्था सावधान और सतर्क होगी तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं पर न केवल अंकुश लगेगा बल्कि इस तरह की घटनाएं विराम ले लेंगी। क्योंकि संवेदना एक अलग पहलू है और संवेदना की आड़ में संवेदना का दोहन करना एक अलग पहलू है। संवेदना की आड़ में दोहन करना तथाकथित गैंगों का काम है और गैंग के पास जो पैसा जाता है, आप संवेदना के तहत संवेदना के नाते किसी की मदद करते हैं और संवेदना के नाते जब आप मदद करते हैं तो वह पैसा गैंग के पास पहुंचता है। लिहाजा समाज को चाहिए कि वह गरीबों की, असहाय की, विकलांगों की मदद अवश्य करें, लेकिन इसके साथ ही वह देखें कि जिसकी वह मदद कर रहे हैं वो वाकई जरूरतमंद है या नहीं है। यह देखना आवश्यक होगा, क्योंकि आप किसी की भी मदद कर सकते हैं। अगर उसे भरपेट भोजन कराएंगे तो उस भरपेट भोजन को कोई भी गैंग उससे छीन नहीं सकता। अगर उसे कपड़े पहनने को देंगे तो कुछ समय के लिए तो उसका तन ढका रहेगा। अगर उसका उपचार कराते हैं, उसका एक इलाज कराते हैं, उसको कोई गंभीर बीमारी है, साधारण बीमारी है, उसे अपने सामने कोई दवा खिलाते हैं, चिकित्सक के परामर्श से या चिकित्सक की सलाह से उसे कोई दवा कराते हैं, दवा दिलाते हैं, दवा खिलाते हैं, तो निश्चित रूप से वह उसके शरीर के लिए लाभकारी होगा, हितकारी होगा और वह स्वस्थ और चैतन्य हो सकेगा। इसके साथ ही यह भी देखना आवश्यक होगा कि अगर भिखारी है, उसमें कोई कुशलता का गुण है, तो उसे रोजगार के रास्ते पर ले जाया जा सकता है, उसे रोजगार दिलाया जा सकता है, उसे किसी न किसी रूप में एक ऐसे आयाम से जोड़ा जा सकता है कि जिससे वह दो रोटी दो रोजी कमा सके और इच्छा वृत्ति से वह अपने आप को अलग कर दे। क्योंकि इच्छा वृत्ति समाज के लिए एक कलंक है, देश के लिए एक कलंक है और कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा अहम मामला है। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो सुरेश मांझी जैसे देश भर में कितने सुरेश मांझी हैं जिनको अब बचाना जरूरी है। और इसके लिए जब तक समाज सक्रिय नहीं होगा, समाज विवेकवान नहीं होगा, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होगी और शासन की व्यवस्थाएं यानी जो दोषी हैं उनके लिए कड़े कानून नहीं होंगे, तो इस तरह की घटनाओं पर विराम लगना बड़ा मुश्किल है। अब इसी के साथ दूसरे पहलू से देखें तो सुरेश मांझी कहीं न कहीं एक शक्ति थी, मैन पावर थे देश के लिए, समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए। क्योंकि किसी भी देश की संपत्ति होती है उसके नागरिक, उसकी आवाम, उसकी आबादी। अगर वह सशक्त होते हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था सशक्त होती है, उसके देश की सभ्यता और संस्कृति सशक्त होती है, तो वह देश बेहद सशक्त माना जाता है। अब एक मैन पावर के खोने का मतलब है उसकी राष्ट्र की क्षति है, या राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित में नहीं है, राष्ट्र के विरोध में है। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का भी बनता है, क्योंकि जो राष्ट्र को क्षति पहुंचाए वह कानून का दुश्मन है, राष्ट्र का दुश्मन है। कानूनविदों को इस दिशा में भी विचार करना चाहिए कि क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के दायरे में नहीं आता है। पूरे परिदृश्य में देख करके यह कहा जा सकता है कि भिक्षावृत्ति रोकने के लिए सरकार के साथ साथ समाज को भी विवेकवान होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा, ताकि समाज से भिक्षावृत्ति समाप्त हो सके और सुरेश मांझी जैसे युवक गैंगों का शिकार होने से बच सके। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है
दोस्तों वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।